नाउ हीटिंग कंट्रोल। तो फर्नेस का जो हीटिंग कंट्रोल है उसके लिए ट्रायक या एससीआर का यूज़ किया जाता है। तो जो भी हीट प्रोड्यूस होती है उसका अगर हम इक्वेशन देखते हैं तो H = I²RT है। अगर ट्रायक या एससीआर का जो फायरिंग एंगल है उसमें अगर चेंज किया जाए तो उसकी वजह से जो हीटिंग एलिमेंट है उसमें से जो करंट फ्लो होता है उसमें चेंज किया जा सकता है और उसकी वजह से जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सो उसके अंदर हीट कंट्रोल यूजिंग एससीआर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो हाई रेटिंग की या ज़्यादा कैपेसिटी वाली जो फर्नेस होती है उसका जो हीट कंट्रोल है उसके लिए एससीआर का यूज़ किया जाता है। अब सर्किट है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है। यहाँ पे एसी सप्लाई है, इसके लिए दो एससीआर है, TH1 और TH2। दोनों को इन्वर्स पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। आर है वो फर्नेस का हीटिंग एलिमेंट है। R1C1 वो स्नबर सर्किट के कंपोनेंट है जो एससीआर का जो dV/dt होगा उसके सामने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया है। अब एससीआर का जो फायरिंग कंट्रोल है उसके लिए फायरिंग सर्किट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए फायरिंग सर्किट डायग्राम में दिखाई गई नहीं है। सो हीटिंग कंट्रोल है उसके दो मेथड से हो सकता है। जो फर्स्ट मेथड है उसमें जो हर एक हाफ साइकिल रहती है उसमें एक एससीआर को ट्रिगर करवाया जाता है। यहाँ पे जो फायरिंग एंगल है उसकी जो वैल्यू है उसको चेंज करके हीट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। अगर फायरिंग एंगल है उसको इंक्रीज़ किया जाए तो एससीआर है उसका जो फायरिंग टाइम है वो इंक्रीज़ होता है, यानी कि एससीआर है वो लेट फायर होता है, जो एवरेज करंट है वो डिक्रीज़ होता है और उसकी वजह से जो हीट है वो रिड्यूस होती है। अब ये जो मेथड है उसका मेन डिसएडवांटेजेस ये है कि जो इनपुट है उसका अगर पावर फैक्टर डिक्रीज़ होता है, मोस्टली जब भी फायरिंग एंगल अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तब पावर फैक्टर की वैल्यू बहुत डिक्रीज़ हो जाती है। अब हीटिंग कंट्रोल के लिए जो दूसरी मेथड यूज़ की जा सकती है उसमें कुछ जो साइकिल होती है उस टाइम पे एससीआर होता है उसको ऑन रखा जाता है और कुछ साइकिल होगी उस टाइम पे एससीआर को ऑफ रखा जाता है, यानी कि एससीआर को ऑन ऑफ करवाया जाता है। तो ये जो मेथड है उसको बर्स्ट फायरिंग या तो इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल कहा जाता है। ये जो मेथड है उसमें एससीआर हाफ साइकिल के लिए करंट फ्लो करता है और अल्फ़ा = 0 होता है, तो इसकी वजह से जो पावर फैक्टर है वो रिड्यूस होता नहीं है और जो पावर है उसका अगर हम इक्वेशन देखते हैं तो P = VM²/2R होता है मल्टीप्लाई बाई T प्लस T ऑफ। तो यहाँ पे अगर T ऑन और T ऑफ का जो टाइम पीरियड है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके हीट कंट्रोल करवाया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन है वो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग कंट्रोल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो रेजिस्टेंस वेल्डिंग यानी कि कोई भी दो मेटल होती है उसकी जो दो प्लेट होती है उसको जॉइन करने की जो मेथड होती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये जो मेथड है उसके अंदर जो दो प्लेट होती है कि जिसको वेल्ड करना है उसमें से 100 एम्पेयर से लेके 10,000 एम्पेयर जितना हाई करंट फ्लो करवाया जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हो कि ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है और उसकी हेल्प से दोनों के बीच में मैकेनिकल प्रेशर दिया जाता है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्टर ऑन किया जाता है तब इलेक्ट्रोड और प्लेट में से हाई करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक
करंट के सामने जो रेजिस्टर आर है वो रेजिस्टेंस देता है, तो उसकी वजह से जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो इसकी वजह से जो दोनों प्लेट है उसको जॉइंट के पास वो मेल्ट होती है, और उसकी वजह से जो जॉइंट होता है वहाँ पे दोनों जो प्लेट्स होती है वो वेल्ड होती है। यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है H = I² RT होता है। मीन्स जो इक्वेशन में T है वो कितने टाइम के लिए करंट को फ्लो करवाया जाता है उसकी वैल्यू देता है। जो R है वो जो जॉब है उसका जो जॉइंट के पास रजिस्टर है उसकी वैल्यू देता है, जबकि I है वो करंट की वैल्यू देता है। सो वेल्डिंग करने के लिए जो हीट प्रोड्यूस होती है वो जॉब के थ्रू जॉइंट जो होता है उसके पास जो रेजिस्टेंस होता है उससे प्रोड्यूस होती है। इसकी वजह से इस टाइप का जो वेल्डिंग है उसको रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहा जाता है। ओके, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है जो आपके पास उसके पास का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट मेथड है वो है हीट कंट्रोल। सो हीट कंट्रोल इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो वेल्डिंग के लिए जो भी हीट प्रोड्यूस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें से जो करंट फ्लो होता है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। अगर वेल्डिंग करंट की जो वैल्यू होती है वो कम होती है तब ट्रायक का यूज़ किया जा सकता है। तो डायग्राम में आप देख सकते हो कि जिसमें एक ट्रायक का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर दिखाया गया है वो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है डायग्राम में, और जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है उसकी जो प्राइमरी है उसको ट्रायक के थ्रू एनर्जाइज करवाया जाता है। जो इनपुट है उसकी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है उस टाइम पे कैपेसिटर C जो है वो रजिस्टर R के थ्रू चार्ज होता है। जब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो डायोड के ब्रेक ओवर वोल्टेज जितना होता है, तब जो रजिस्टर है वो कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और कैपेसिटर ट्रायक की गेट MT1 थ्रू डिस्चार्ज होता है। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी होती है उसमें से करंट फ्लो होता है और उसके हिसाब से जो सेकेंडरी होती है उसमें से करंट फ्लो होता है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होती है उस टाइम पे जो कैपेसिटर होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होता है। अब जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है वो डायोड के जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है उसके जितना होता है, तब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और उस टाइम पे ट्रायक फायर होता है और ट्रांसफार्मर जो होगा उसमें से अपोजिट डायरेक्शन में से करंट फ्लो होता है। जो यहाँ पे रजिस्टर R है उसकी जो वैल्यू है उसको चेंज करके फायरिंग एंगल की वैल्यू चेंज की जा सकती है, और फायरिंग एंगल की वैल्यू चेंज करने से एवरेज करंट और उस हिसाब से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो ट्रैक है उसके dV/dt प्रोटेक्शन के लिए स्नबर सर्किट का यूज़ किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग है उसको ट्रांजिएंट वोल्टेज के सामने प्रोटेक्शन देने के लिए थायराइड रजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है। ये जो मेथड है उसका मेन डिसएडवांटेजेस ये है कि जो सप्लाई है उसका जो पावर फैक्टर है वो इस मेथड से डिक्रीज होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द सीम वेल्डिंग। सो जो सीम वेल्डिंग होता है उसमें रोलर टाइप
के इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है। रोलर को प्रेशर देके धीरे धीरे उसको घुमाया जाता है। जो शीट को वेल्ड करना है उसको रोलर की बीच में से धीरे धीरे से वो खींच सकता है। जब भी वो धीरे धीरे मूव होता है, उसकी जो स्पीड होती है अगर वो कम हो तो करंट है वो 6 साइकिल के लिए ऑन रखा जाता है और 6 साइकिल के लिए ऑफ रखा जाता है। जो रोलर है उसको मोटर की हेल्प से गियर के थ्रू ड्राइव किया जाता है। जो मोटर है उसका हाफ कंट्रोल सर्किट के थ्रू पावर दिया जाता है। अब जो इनपुट है उसकी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी उस टाइम पे जो टर्मिनल बी है उसके हिसाब जो टर्मिनल ए है वो पॉजिटिव होता है, तो उसकी वजह से जो SCR TH1 आप देख सकते हो डायग्राम में, तो SCR है TH1 और TH2 और डायोड D1 और D2। तो जो TH1 है वो ट्रिगर होता है जब इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो करंट है वो TH1 मोटर D2 एंड B डायरेक्शन में फ्लो होता है। अब जो पॉजिटिव हाफ साइकिल का जब एंड होगा उस टाइम पे SCR TH1 ऑफ हो जाता है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होगी, तो जब भी नेगेटिव हाफ साइकिल होती है उस टाइम पे SCR TH2 को ट्रिगर करवाया जाता है और जो करंट है वो B TH2 मोटर D1 और A डायरेक्शन में से फ्लो होता है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के एंड में जो SCR TH2 है वो ऑफ हो जाता है, यानी कि सेल्फ कम्यूटेटेड थायरिस्टर का यूज़ किया जाता है। नाउ स्टैटिक सर्किट ब्रेकर। नाउ स्टैटिक सर्किट ब्रेकर क्या होता है, तो डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि 2 SCR का यूज़ किया गया है, SCR TH1 एंड SCR TH2। जो SCR TH1 और SCR TH2 है दोनों को इन्वर्स पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। डायोड D1 और D2 गेट करंट को उसके पाथ में ले जाने के लिए यूज़ किया गए हैं। जो R है, जो R रजिस्टर है उसको गेट करंट को लिमिट करने के लिए यूज़ किया गया है और जो R1 और R2 है वो डायोड के प्रोटेक्शन के लिए कनेक्ट किए गए हैं। ओके, अब जब भी स्विच S को ओपन किया जाता है तब SCR की जो गेट सर्किट होती है उसमें से करंट फ्लो होता नहीं है और उस वजह से दोनों SCR है वो ऑफ कंडीशन में रहते हैं और जो लोड होता है उसमें से कोई भी करंट फ्लो होता नहीं है। अब सर्किट ब्रेकर को ऑन करने के लिए स्विच S को क्लोज किया जाता है। अब AC की जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी उस टाइम पे जो A है वो पॉजिटिव होगा, तो उसकी वजह से जो गेट करंट है वो कैपिटल A P D2 R2 R S G1 K1 Q एंड B पाथ में से फ्लो होता है। तो इसकी वजह से जो SCR TH1 है वो फायर होता है और लोड करंट A P A1 K1 QB में से फ्लो होता है। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है उसके पॉजिटिव हाफ साइकिल के कंप्लीशन के टाइम पे जो SCR TH1 है वो सेल्फ कम्यूटेटेड है, तो उसकी वजह से वो ऑफ हो जाएगा। अब जब भी AC सप्लाई की नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होगी तो उस टाइम पे जो B है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो गेट करंट
B, Q, D1, R1, S, R, G2, K2, P ए डायरेक्शन में से फ्लो होता है। इसकी वजह से SCR TH2 वो ट्रिगर होता है और लोड करंट है वो B, Q, A2, K2, P ए डायरेक्शन में से फ्लो होता है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के कंप्लीशन पे जो TH2 है वो ऑफ हो जाएगा, यानी कि वो भी सेल्फ कम्यूटेटेड है। जब तक स्विच S क्लोज है तब तक लोड में से कोई भी करंट फ्लो होता नहीं है। तो यहाँ पे लोड को ऑफ करने के लिए स्विच S को ओपन किया जाता है। तो दिस इज़ द थियोरी ऑफ द स्टैटिक सर्किट ब्रेकर एंड हाउ इट वर्क्स।